हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे एंटरप्रेन्योर्स कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 2 आज हमें करना है। आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम होने वाले हैं या चल रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया है? जल्दी से बताइए। यस यस यस। आइए भैया आइए आइए। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे या होने वाले होंगे, तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मैं अपना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा कहने का मतलब। रिवाइज किया है आप लोगों ने? वेरी गुड। तो आज हम लोग आई थिंक सिर्फ प्लेन मिरर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चंस ये देखेंगे। फिर फील्ड ऑफ व्यू हमारे को आज और पढ़ना है, लेंथ ऑफ द मिरर के प्रॉब्लम्स एंड नंबर ऑफ इमेजेस के हमारे पास यहां पर प्रॉब्लम है। तो प्लेन मिरर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपने स्फेरिकल मिरर पर जाने वाले हैं। यस 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 यस। आइए भैया आइए आइए आइए। तो चले, करेंगे करेंगे, सवाल को हम लोग करेंगे। तो हमें क्वेश्चन ऑन प्लेन मिरर हमें करना है, आज का हमारा जो टारगेट है। फिर उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करना है। इसको नॉर्मली लोग थियोरेटिकल समझते हैं, लेकिन हम लोग इसके ऊपर सवाल भी लगाएंगे। और नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों ने देखी होगी, बाल कटवाने कभी गए होंगे तो उन्होंने ऋतिक रोशन बोल करके बेटा तुम्हें कबूतर बना दिया गया होगा फोटो में तुमने दिखाया होगा भैया ऐसे बाल काट देना हमारे, हम स्मार्ट लगेंगे। उसने काट दिए, ठीक है, और फिर तू तेरी तो शक्ल तेरी जैसी है, ठीक है। फिर तेरे को महसूस हुआ कि सिर्फ हेयर कट की बात नहीं थी, ये तो एक्चुअली में शक्ल की प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर आपने देखे होंगे कि दुनिया आपको एक इकलौता नहीं झेल पा रही है और वहां पर तुम करोड़ों की संख्या में हो। तो नंबर ऑफ इमेजेस और फिर उसके ऊपर भी हमारे पास कुछ सवाल हमें लगाने पड़ेंगे। देन वी विल गो, मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम लोग अपने स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे यस। तुम ऐसे जानवर हो जिनको, मतलब जिनके ऊपर पैसे पापा मम्मी खर्च कर रहे हैं तो और बदसूरत होते जा रहे हो। यस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत तो लगता ही है दिल पर, लेकिन लगना भी चाहिए। यस। आइए आइए आइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग लास्ट क्लास में बेटा अपने मिरर को, ऑब्जेक्ट को रोटेशन की बात कर रहे थे, अब मिरर के रोटेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने क्लॉक प्रॉब्लम एंड ऑल सारी चीजों में चले जाएंगे। समय वेस्ट नहीं करना है। ओहो भाई शांत हो जा, तू शांत नहीं हुआ? रुक जा भी होएगा। हो गया हो गया हो गया, ठीक है। आइए, तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बारे में बात करा था, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक शीशा है, ठीक है। शीशा हो या दिल हो, टूट ही जाता है। तो ये आप लोगों के लिए है बेटा, ठीक है, गाना भी है इस पर। शीशा हो या दिल हो टूट ही जाता है, टूट जाता है। पहले के जमाने में शीशा और दिल टूट रहा था, अब तो करियर भी टूट रहे हैं तुम्हारे सॉरी बेटा फॉर बीइंग सो पर्सनल टुडे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसकी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर हमारे पास कहीं ना कहीं इमेज भी बन रही होगी। मैंने कहा दुनिया तुम्हें इकलौता नहीं झेल पा रही है, तुम दो दो हो गए। चलो, लेकिन शुक्र है ये वर्चुअल वर्ल्ड है, यहां पर हमारे पास इमेज आ रही है, राइट। एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसका अगर मैं रे डायग्राम के बारे में बात करूं तो देखो पुरानी मूवीज कई बच्चों ने देखा होगा, ठीक है। पुरानी मूवीज में, ठीक है, ऐसा दिखाते थे और ये बच्चों को लगता भी है कि किसी की आंख खराब हो गई है, ठीक है, फिर अचानक से मोमबत्ती, ये पुरानी मूवीज में होता था, ठीक है। किसी की आंख खराब हो गई है तो पुरानी मूवीज में दिखाते थे कि भाई साहब फिर ये मोमबत्ती की जो लौ है वो उसके आंखों में जाती थी, फिर उसको प्रकाश मतलब दिखाई देता था। प्रकाश लड़का नहीं है, मतलब उसको चीजें यहां पर दिखाई देने लगती है कि भाई साहब यहां पर घर है, बूढ़ी मम्मी है, खाना वाना नहीं खा पा रही है, ये सब चीजें। हाँ या ना? यस। सारे बच्चे ये देखा होगा ना। एक्चुअली में ये बिल्कुल उल्टा है,
ठीक है। ये पता नहीं क्या है कि भाई साहब यहां से बिल्कुल, और एडिटिंग भी भाई बहुत खतरनाक लेवल की होती थी पहले ये यहां से जा रहा होता तो फिर आंखों में चला जाता था, बंदे को दिखने लग गया। ओहो यस, पुराने टाइम पर ये दिखाया जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, एक्चुअली में ये लॉ नहीं जाती है बेटा। यहां से लाइट हमारे पास जा रही होती है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो लाइट आपको डायरेक्टली मिल रही है तो उसकी वजह से आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, जो यहां पर लाइट गई तो उससे हमारे पास टकरा करके आंखों पर पड़ेगी तो आपको घर भी दिखाई देगा। यस, हाँ बहुत सही। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से, कई बच्चे सोचते हैं सर ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे निकल रही है, ये बल्ब थोड़ी ना है। अरे बल्ब नहीं है, लेकिन यहां पर जहां पर भी बल्ब होगा, सर ये तो ट्री लग रहा है, ठीक है, यहां पर जहां पर भी आपका बल्ब होगा इसमें से रोशनी इस पर गिरेगी, फिर ये शीशे पर गिरेगी, फिर शीशे से टकरा करके उसके आंखों पर गिरेगी, तब जाकर के इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास देखा जाए तो रेस तो है, जो नॉर्मल रे हमारे पास गई होगी, ठीक है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, तो ये इधर आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी होगा ऐसे, तो एक इमेज हमारे पास यहां पर बन रही होगी। यस, हाँ और क्या, ये पहले दिखाया जाता था। तो मुझे लगता था कि कैंडल की लाइट अगर आंख में चली जाएगी तो आंख ठीक हो जाएगी। हमको भी चश्मा लगा था, हम सोचे डाल ही ले खुद से, डॉक्टर वॉक्टर क्या कर रहे हैं, पेट में कैंची छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा बेटा जो आंख है वो भी चली जाएगी, ठीक है। बॉलीवुड से साइंस नहीं सीखनी चाहिए बहुत खतरनाक लेवल पे कर रहे हैं वो लोग। तो एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है एक इमेज है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करा था, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देता हूं किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, तो इमेज भी हमारे पास सेम एंगल थीटा पर हमारे पास रोटेट हो जाएगी, ठीक है, इन सेम टाइम, राइट। और डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा। तो अगर यहां पर एक घड़ी रखोगे जो इस डायरेक्शन में हमारे पास घूम रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास घूम रहा होगा। तो इसका अगर ओमेगा है ऐसा तो इसका ओमेगा उल्टी डायरेक्शन में हमारे पास होगा। लेकिन व्हाट इफ मैं अगर शीशे को ही यहां पर रोटेट कर दूं, जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले मैं एक रे को यहां पर बना देता हूं ऐसे, ठीक है। देखो भाई इमेज कौन बनाएगा, इमेज बनाएगी रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। तो इसमें से एक रिफ्लेक्टेड रे तो हमारे पास ये है, तो इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जहां पर भी इंटरसेक्शन कराएगी वहां इमेज हो जाएगा। इमेज की लोकेशन हो सकता है यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पे भी होगा। लेकिन अगर मेरे वर्ड को सुन, अगर मैं एक इंसिडेंट रे से एक रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूं तो इस आरआर ये रिफ्लेक्टेड रे से मुझे ये बात तो पता है कि भाई इमेज इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगी। हो सकता है आगे हो पीछे हो, अब वो लोकेशन ढूंढने के लिए मुझे एक और रे को बनाना पड़ेगा, राइट। अब मैंने यहां पर क्या किया है, शीशे को यहां पर थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। ये रहा हमारे पास शीशा, जरा ध्यान समझना, ठीक है। ये रहा हमारे पास यहां पर शीशा जिसको हम लोगों ने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अब ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर क्या करा है, थीटा से मिरर को यहां पर रोटेट करा है। तो अब जरा देखना इमेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मिरर इज रोटेटेड, ठीक है। अभी मैं क्लॉकवाइज सेंस में थीटा से घुमा रहा हूं। तो यही जो आपका ऑब्जेक्ट था, अगर आप इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है, हाँ सर, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास यहीं पर है, राइट। जैसे आपने यहां पर शीशा था तो नॉर्मल कहां पर है सर, यहां। जैसे आपने शीशे को रोटेट करा तो नॉर्मल भी हमारे पास रोटेट हो जाएगा। तमीज से समझना, हमारे पास इस बार नया नॉर्मल आ जाएगा, ये समझ रहे हो। पहले शीशा यहां था तो नॉर्मल भी हमारे पास कहां है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नॉर्मल है, राइट। या ऐसे बना लेता हूं, ये शीशा है तो नॉर्मल ये है। अगर मैं शीशे को रोटेट करूंगा थीटा एंगल से लाइक दिस, तो नॉर्मल भी हमारे पास थीटा एंगल से यहां पर रोटेट हो जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान समझना, जो पहले रे नॉर्मल इंसिडेंस पर आ रही थी अब वो हमारे पास किसी एंगल पर आ रही होगी, हाँ सर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ये आई हमारे पास नई आरआर। सेम एंगल हमारे पास थीटा पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो सर जो पहली इमेज थी वो कहां थी, मैंने कहा पहले वाली इमेज आपकी यहां थी इनिशियल। अब जो इमेज होगी वो कहां होगी सर, इस वाली लाइन पर होगी।
हो सकता है इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, लेकिन रहेगी इसी लाइन पर। क्यों? क्योंकि इमेज कैसे बनती है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से, राइट? तो एक रे अगर मैंने बनाई है तो मुझे यह बात पता लग गई कि इमेज होगी तो इसी लाइन पर। अब जरा देखना, पहले इमेज कहां थी? यहां। अब इमेज कहां पर आ गई है? इमेज फाइनल हमारे पास यहां। अगर मैंने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा है, थीटा, ध्यान सुनना, ये नॉर्मल है, अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो नॉर्मल भी थीटा से हो जाएगा। वही रे जो यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है, नॉर्मल इंसिडेंस हमारे पास यहां पर कर रही है, अब कितना एंगल हो जाएगा बेटा? यहां पर सर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा थीटा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास आएगा सर थीटा। तो लाइट कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। तो सर जो भी इमेज होगी इसी लाइन पर होगी। मैंने कहा राइट। अब ये कितना एंगल घूमा है जरा देखना। ये 9वीं 10वीं क्लास में आपको बताया गया है। एक ये वाली लाइन है बेटा और एक ये वाली लाइन है, राइट? तो ये वाला एंगल कितना है हमारे पास? सर दिस एंगल इज 2 थीटा। तो दो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये वाला वर्टिकली अपोजिट हमारे पास एंगल होगा, राइट? तो हमारे पास ये एंगल को अगर मैं मार्क करूं तो यहां पर आपका 2 थीटा है, तो ये वाला जो आपका एंगल होगा दिस विल बी 2 थीटा और इस डायरेक्शन में हमारे पास घूमा। तो अगर आप शीशे को रोटेट करते हो थीटा से तो इमेज रोटेट हो जाती है 2 थीटा से। यह बात आपको याद होनी चाहिए। अगर सर ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं थीटा से तो इमेज हमारे पास रोटेट होती है थीटा से इन अपोजिट सेंस। समरी हमारे पास क्या है जरा ध्यान सुनना। समरी यह है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करा, ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है और ऑब्जेक्ट का रोटेट करने का मतलब समझ रहे हो, इंसिडेंट रे हमारे पास रोटेट हो रही है, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। रोटेट बाय थीटा, इमेज रोटेट्स बाय थीटा इन अपोजिट सेंस, बाय थीटा इन अपोजिट सेंस। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में थीटा से ही घूमती है। लेकिन अगर आपने शीशा को थीटा एंगल से घुमाया है तो इमेज कितने एंगल से घूम गई बेटा? 2 थीटा से घूम गई। इसका डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। इसका भी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो याद रखना, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, इमेज रोटेट्स बाय 2 थीटा, रोटेट्स बाय 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो ये सेम डायरेक्शन में हमारे पास 2 थीटा से वो मूव कर जाएगी। अब मैं आपको एक बात सिमुलेशन से भी दिखा देता हूं, जरा यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट को मैं पास ला रहा हूं, इसकी शो इमेज ये हो गई, ठीक है? ये हमारे पास शीशा है, इस शीशे को हम लोग घुमा सकते हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है? इस शीशे को मैं अगर यहां रख करके, जैसे देखना अभी शीशा यहां है, मैं इसको इसमें तो शायद नहीं आएगा, घूम नहीं पाएगा। हाँ, इसमें आई थिंक दिख जाएगा। अरे रंग छोड़ रहा है तू, चले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये मिक्की माउस या जो भी है, डोनाल्ड डक, इसको साइड कर देते हैं। अगर मैं इस शीशे को अभी देखना, शीशा किस डायरेक्शन में है बेटा? हमारे पास अभी शीशा है हमारे पास वाई एक्सिस के लाऊं, तो मैं इसको एक्स एक्सिस में लाऊंगा तो ये वाली जो इमेज है ये 180 डिग्री से घूमेगी। जरा देखना, मैं अगर इसको यहां से, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है? इस पॉइंट के बाद घुमाता हूं। अगर मैं इसको यहां से यहां लेकर के आ रहा हूं, मैंने शीशे को कितने एंगल से घुमाया है? सर आपने शीशे को 90 डिग्री से घुमाया है। जरा ध्यान समझना, ये रहा हमारे पास शीशा। हाँ, अभी शीशा किस एक्सिस में है? वाई एक्सिस में। मैं शीशे को वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में लेकर के आऊंगा, राइट? तो मैंने कितना रोटेशन करा है शीशे में? सर आपने रोटेट करा है 90 डिग्री और वो भी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इमेज को देखना, इमेज यहां से अभी यहां है, अब यहां आ जाएगी, तो इमेज कितना रोटेट करेगी? सर 180 डिग्री, ट्वाइस दी एंगल रोटेट करेगी। अगर मैं शीशे को यहां से यहां लेकर के आ जाऊं, ठीक है, तो पहले हमारे पास इमेज यहां थी, अब गोल घूम करके हमारे पास यहां आ गई। तो इमेज ने कितना रोटेट करा है? सर 2 थीटा एंगल से रोटेट करा है। शीशा भी क्लॉकवाइज, इमेज भी हमारे पास क्लॉकवाइज। सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो। यस और नो? सारे बच्चे एक बार यहां पर दिल बना दीजिए अगर आपको यहां पर बात समझ आ गई हो तो। यस और नो?
तो ये समरी पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। आसान है बेटा, बस आपको ना अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरा ध्यान से पकड़ के रखना है। ठीक है, वेरी गुड। अब आपके क्लॉक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये सवाल हो सकते हैं, छोटे मोटे भी सवाल हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग तो भैया 10वीं क्लास से ही स्टार्ट करें हैं। सारी लॉ, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये सारी बेसिक चीजें भी मैंने बताई। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेसिक चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारी चीजें जो हमारे रेलिवेंट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको ना प्लेन मिरर का, मैं अभी आपको बता रहा हूं, कई बच्चे कहते हैं सर मेरे को प्लेन मिरर समझ आ गया, मैं आप सवाल प्रैक्टिस करना चाहता हूं। आपको ज्यादा सवाल मिलेंगे ही नहीं, आपको ज्यादा सवाल मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं। लेकिन इस सवालों को, मतलब अगर आप यहां से जो सीखेंगे वही चीज अपनी लेंसेज में लगाएंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास 10वीं क्लास में आपको बता रखा है कॉन्वेक्स लेंस है, अब उस पर वो शीशा लगा देंगे, सिल्वरिंग कर देंगे। तो जैसे ही ये सिल्वरिंग करेंगे तो ये अब हमारे पास शीशे का काम करेगा। क्यों? क्योंकि लाइट आएगी, रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन हमारे पास होगा। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो कंसेप्ट हमें यहीं से ही अपने सीखने हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, आइए अब जरा यहां पर ध्यान समझना। मान लो मेरे पास एक घड़ी है, आप लोगों को यह बात पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है जिसमें इस प्रकार से हमारे पास 3 बज रहे हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं यहां पर एक शीशा रख दूं तो इसकी एक इमेज बनेगी बिल्कुल। हाँ सर, और हमें पता है लेटरल इन्वर्जन होगा, तो सर इमेज में बिल्कुल इस प्रकार से हमारे पास बन रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट है, अगर ध्यान समझना, तो इमेज हमारे पास क्या है, इस प्रकार से। राइट? हम लोगों ने क्या करा है, उसकी सुई के आगे 1 2 3 हटा दिया, लेकिन अभी भी आपको मैं बोलूं कितने बज रहे हैं तो आप 3 बजे ही बोलोगे, भले ही वहां पर 3 क्यों ना लिखा हो, है ना? तो वैसे ही सवाल है कि अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास 3 अगर हमारे पास बज रहे हैं, तो जरा ये बताना कि इमेज वर्ल्ड में कितना है, तो सर ये 9 हमारे पास होगा। राइट? दोनों का जो सम है, याद रखना, सम ऑफ बोथ इमेजेस, बोथ, वो आपका आएगा 12 आवर्स। ये हमारे पास 12 घंटे का यहां पर सम आता है। क्लियर? यस। हाँ, इनेंशियोमर्स, हाँ, जहां इनेंशियोमर पढ़ाया जा रहा था वहां तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर इनेंशियोमर पड़ेगा, गधा कहीं का। अगर मान लो ऑब्जेक्ट में हमारे पास 5 बज रहे हैं तो इमेज में हमारे पास कितना होगा, अगर आपका ये सवाल आ जाए तो भाई आपको क्या करना है, 12 में से माइनस कर देना है हमारे पास। तो यहां पर आपके 5 बज रहे होंगे, 500, हमारा आंसर होगा इमेज वर्ल्ड में। यस? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर ऑब्जेक्ट में हमारे पास, अच्छा यहां पर -5 होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 7 यहां पर हमारे पास बज रहा होगा। ठीक है? हाँ, ऑब्जेक्ट में अगर 2:15 हमारे पास हो रहे हैं, तो अब कई बच्चे आवर्स वाले में तो करना आसान होता है, लेकिन मिनट्स और सेकंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसमें 12 में से ही हमें माइनस करना है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं कि भाई जरा ध्यान से समझना, 11 hours 60 minutes अगर मैं लिख लूं, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो आपने 11 में से माइनस करा। नहीं बेटा, 60 मिनट भी तो हमारे पास 1 hour ही होता है। हाँ, तो मेरे को अगर 12 को लिखना है तो क्या मैं 12 hours 0 minutes की अगर मेरे को बात करनी है, तो क्या मैं इसको 11 hours 60 minutes लिख सकता हूं? आया ना? हाँ सर आप लिख सकते हैं। मैंने कहा क्योंकि ये जो 60 मिनट है ये भी तो 1 घंटा ही बनाएंगे, तो ये हमारे पास आसानी से आपको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपको इसका इमेज वर्ल्ड में टाइम चाहिए तो आप कहेंगे 1160 में से आपने 2:15 को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 45। ठीक है, और 9:45 हमारे पास समय होगा। यस, 9:45 हमारे पास यहां पर समय होगा। अगर आपका आर में है, मिनट में है और सेकंड में है, अगर कोई बोले कि भाई इसमें क्या है, तो कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो भाई जरा देखो, मैं 12 आवर्स को कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 11 आवर हमारे पास 60 मिनट्स है ना, और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है तो 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकंड्स ऐसे भी लिख सकता हूं। इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है।
कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 12 ही लिखा है, मैंने कहा हाँ 12 ही लिखा है भाई। 60 सेकंड मिला करके 1 मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट में अगर आप देखें तो 1 घंटा हो जाएगा, तो ये 12 घंटे की ही बात है। लिखने का तो थोड़ा तरीका वैसा है। तो मैं 11:59 और 60 में से मैं माइनस कर लूंगा अपना 2:15 हमारे पास और 45। तो जब आप माइनस करोगे तो यहां पर 15 बच जाएगा, यहां पर आपका 4 और 4 और 9, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा 9:44 15। यस, हाँ या ना सारे बच्चे? क्या निखिल सर लगे पड़े, सवाल लगाओ, गधे कहेंगे। हाँ यस, हाँ। तो आपके पहले टाइप के ये भी सवाल आ सकते हैं कि भाई आप बताइए ऑब्जेक्ट में 5 है तो इमेज में कितना होगा, तो 12 में से हमें माइनस करना है। अब 12 को लिखने का तरीके के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला भी मिनट्स के लिए है और ये वाला आपके सेकंड्स तक के सवालों के लिए है। यस, अब आइए हमारा अगला सवाल। चलिए भाई सारे बच्चे, आज हमें 18-19 क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेटली लगाने हैं। फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज। हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो 45 डिग्री पर है, जो कहां से पास कर रहा है 0,1, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहां पर। दिस इज योर एस इज द ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज या कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। चलिए भैया, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज हमारे पास क्या होगी, हमें यह बताइए। तो अब सर हम लोग कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई देखा, हमारे पास मिरर, प्लेन मिरर के लिए बात पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, राइट। तो इस शीशे से अगर आप देखें तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर? ये वाला डिस्टेंस होगा हमारे पास √2, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही हमारे पास इमेज का भी डिस्टेंस होगा। ये भी हमारे पास कितना आएगा? √2 ही आएगा, राइट। आप अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं, आप लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दिस शुड बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। यस, हाँ। तो अब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, और देखो ये हमारे पास 1 है और 1 है, तो ये भी सारे एंगल कितने हो गए? 45 डिग्री के। ये भी हमारे पास 45 डिग्री, ये भी हमारे पास 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर रिजॉल्व कर लूं तो √2 का रिजॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट आपको 1 मिल जाएगा और ये वाला पार्ट भी आपको 1 मिल जाएगा। तो जरा देखना, इसका कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है बेटा, अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो x में हमारे पास कितना आएगा सर? x में नेगेटिव आएगा -1 और y में पॉजिटिव आएगा हमारे पास 2। दैट विल बी योर आंसर। खत्म। -1,2। यस और नो? हाँ या ना? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना चाहते हो लगा सकते हो हमारे पास, लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है बेटा, तो ज्योमेट्री से थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। मैंने क्या बात बोली है ध्यान से सुनना। ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर ये √2 कैसे निकाला? मैंने कहा कोऑर्डिनेट देख, ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो ये √2 हो जाएगा। हाँ, तो ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यही आपका इमेज डिस्टेंस भी होगा, राइट। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, √2 cos 45, √2 sin 45, तो 1 ये आ गया, 1 ये आ गया। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर? x का नेगेटिव आएगा और y का हमारे पास पॉजिटिव आएगा। -1,2। मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टार मार्क लगा करके देख लेना। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अगर लगाना है तो हम लगा सकते हैं। यस, वेरी गुड। आइए भैया अगला सवाल। हाँ, अब देखो इसमें भाई ये ना 10वीं क्लास के सवाल है। ये हमारे पास 10वीं क्लास के सवाल है, ठीक है। क्यों करा रहे हो? क्योंकि आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगाने की जरूरत है। अभी मैं बता दूंगा कि अब हमारे पास कैसे सवाल है। ये 10वीं क्लास में नहीं पूछा जाता है। 10 सेंटीमीटर दूर हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है ओ, जो 5 मीटर पर सेकेंड से हमारे पास इधर जाने की कोशिश कर रहा है, या 5 मिलीमीटर पर सेकेंड ले लो, धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। सारे बच्चे, find velocity of image in I cap J cap, in I cap J cap form। चलिए भाई सर 45 कैसे? ओहो, आ गए 10वीं क्लास के रट्टू तोते आए। अबे गधे, ये 1 है, ये 1 है, अगर मैं यहां बनाऊंगा तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 90 डिग्री है। ये दोनों बराबर है तो 45 डिग्री यहां पर। ये एडवांस करेंगे, एडवांस बेटा। 45 डिग्री तो आएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। हाँ आइए, देखो ये भी डाउट आ रहे हैं सर, रिपीट कर दो, 45 डिग्री कैसे आया?
आ जाओ। तो अब कैसे करेंगे सर, शीशा तो हमारे पास टेढ़ा है, 60 डिग्री पर है हमारे पास, और यही सवाल, ऐसा ही सवाल आपका जेईई एडवांस में भी आ चुका है, भले ही पुराना है, लेकिन एक व्यक्ति इधर v वेलोसिटी से जा रहा है थीटा एंगल पर, शीशा हमारे पास ऐसे है, तो आई कैप जे कैप में आपको ये वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पर दिया है, ये 60 डिग्री पर हमारे पास इस प्रकार से है, तो आपको कैसे करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो जरा आप लोगों की यहां पर चोंच रोकता हूं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप, थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिक के साथ करें ना तो आसान है, कोई खतरनाक बात है नहीं, ठीक है। अगर आप यहां पर नोटिस करें, ये वाला कितना एंगल है, एंगल 60 डिग्री। तो एक्चुअली में अगर मैं देखूं तो अगर ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पर जा रहा है तो इमेज भी शीशे से 60 डिग्री पर ही जाएगा, हाँ या ना। क्यों सर, आपको ये कैसे पता। मैंने कहा भाई ये तेरे को कैसे नहीं पता। सर मैं 10वीं फेल हूं ना। मैंने कहा ओहो, जरा नोटिस कर, अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो इमेज भी बिल्कुल इसके पास होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। अगर तू यहां पर नोटिस करे, अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन पर जा रहा है जो 60 डिग्री बना रही है, तो इधर से 60 डिग्री बनाने के लिए हमारे पास एक लाइन ऐसी भी खींच ले, ये वाला भी तो 60 डिग्री पर ही जा रहा होगा। ऑब्जेक्ट का अगर ये वाला एंगल है तो इमेज का भी ये वाला एंगल होगा। क्यों सर, मैंने कहा भाई अगर ये यहां से 10 सेंटीमीटर गया है तो ये हमारे पास ये वाला भी यहां से 10 सेंटीमीटर गया होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो रिजॉल्व कर ले, 10 cos 60 10 sin 60 10 cos 60 10 sin 60, तो ये भी 10 ही गया होगा। देख भाई इस चैप्टर का नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कुछ बच्चे बेसिक ज्योमेट्री में करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बेसिक आइडेंटिटीज नहीं लगा पाते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री पर होते हैं। ये अगर आपका खराब है तो आपको रे ऑप्टिक्स थोड़ी कठिन लगेगी, और कुछ नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पर जा रहा है तो इमेज इस लाइन पर जा रही होगी। इसमें कौन सी खतरनाक बात है। जितने एंगल पर ये 60 डिग्री पर जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच चुका है तो इमेज कहां पर होगी सर, इमेज भी यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। मैंने कहा राइट, और ये 60 डिग्री ऐसे पर होगी, और इसके पास जो भी वेलोसिटी है ये 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसके पास भी 5 मिलीमीटर पर सेकेंड होगी, इसके पास भी 5 मिलीमीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे चल रहा होगा भाई, जरा ध्यान समझ, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे चलेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे लाएगा तो इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे 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 चल रहे होंगे। अब कोई बच्चा बोले सर रिजॉल्व करके करना, वो भी मेथड मैं तेरे को सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको सोच कि कोई खतरनाक बात थी नहीं। तो सर ये हमारे पास देखा जाए तो ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास देखा जाए ये 60, तो ये 30, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया वर्टिकल से, तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। मैंने कहा हाँ, तो सर हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए थी, तो हमारा सवाल तो हो गया, ये यहां पर जा रहा है 5 मिलीमीटर पर सेकंड से। मैंने कहा राइट, और कितना एंगल है वर्टिकल से 30 डिग्री, तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, 5 cos 30 यहां हो जाएगा, और 5 sin 30 यहां आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो जरा देखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव है, -5 sin 30 आई कैप आ रहा है बेटा, और वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, +5 cos 30 जे कैप आ रहा है। बस हो तो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं यहां पर देखूं तो -5/2 आई कैप, ठीक है, +5√3/2 हमारे पास जे कैप। ये हमारा आंसर है, ये हमारा यहां पर आंसर आ रहा है। अब आपसे रिलेटिव वेलोसिटी भी पूछी जा सकती थी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में ये मिलीमीटर पर सेकंड में ही होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करें तो क्या मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 आई कैप। हाँ, तो अगर मेरे से कोई रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल पूछ ले, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मैंने कहा इसमें क्या खतरनाक बात है। आई कैप जे कैप में सवाल हो गया है तो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? तो सारे बच्चे दिल बनाइए। सर बेसिक से सर भाई इससे नीचे कोई बेसिक नहीं, ठीक है, इससे नीचे कोई बेसिक की बात नहीं हो सकती भाई। इसमें क्या खतरनाक बात है बे? हाँ लेगा। अबे यार, यार जिंदगी झंड हो गई हमारी।
दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो सर। हाउ 60, एक काम करो बेटा, चलो समझ नहीं आ रहा, चैट बंद करके पढ़ाऊं तो लैग आ जाएगा, तो फिर दोबारा पढ़ाओ। दोबारा बता रहा हूं, एक और सवाल कराता हूं, दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी और आसान तरीका है, लेकिन मेरे को पता है तेरे को वो चाहिए नहीं, अभी तेरे को बिल्कुल 9वीं क्लास 10वीं क्लास वाला चाहिए, है ना। आइए भाई जरा यहां पे समझना, अगर ऑब्जेक्ट इस शीशे से, अगर ये हमारे पास मिरर है, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, अगर ये हमारे पास शीशा है और अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 मिलीमीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो इमेज बिल्कुल जितने एंगल ये है उतने ही एंगल पर इमेज भी ऐसे जा रही होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होने चाहिए। समझ रहा है? प्लेन मिरर में ये कंडीशन होती है। तो अगर तू कहे कि सर अभी क्या बराबर होंगे, मैंने कहा नहीं होंगे, क्या दिमाग लगा। 10 अगर तू देखे ये 90 डिग्री है, 10 cos 60 10 sin 60, मैंने कहा ये सेम 10 की एंगल पर होगा, 10 cos 60 10 sin 60। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। तो मैंने सीधे बस वो वाली चीज ना लगा करके मैंने कहा भाई अगर ये 60 डिग्री बना करके इधर जा रहा है, तो इसी शीशे से 60 डिग्री पर इमेज भी जारी होगी। यस। अब भाई इसी वेलोसिटी के, जो ये वेलोसिटी है वही हमारे पास ये वेलोसिटी है। सर ये दोनों बराबर होंगी क्या? मैंने कहा अभी रुक जा, वो भी मैं बता देता हूं। 5 मिलीमीटर पर सेकंड आया। अब मैंने कहा कि भाई देख, ये पूरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 90 डिग्री पर है, 60 यहां है तो 30 यहां है तो 30 यहां है, तो वर्टिकल से कितना एंगल है? 30 डिग्री। बस कॉस और साइन में आंसर निकाल दिया। फिर मैंने कहा अगर रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल होगा तो उसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन तू मानेगा नहीं। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद सीधे डाले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई जरा एक बार जिस तरीके से आपको करना हो एक बार ट्राई करिए। चलिए करो करो करो। A boy is walking under an inclined mirror at a constant velocity v meter per second along the x-axis as shown in the figure. If mirror is inclined at an angle theta with the horizontal, then what is the velocity of the image? Relative velocity पूछना चाह सकते थे तो पूछ सकते थे, लेकिन पूछा नहीं है, सिर्फ velocity of image बतानी है। ठीक है, चलिए भाई अब हमें क्या दिया है? बिल्कुल सेम दिया है, इस बार हमारे पास थीटा के टर्म्स में है, तो हम लोग सीधे थीटा के टर्म्स में भी आंसर निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। यस, हाँ बेटा सारे बच्चे प्लीज ट्राई करिए सवाल को। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब जनरल फॉर्मूला एक बार बना लीजिए आप लोग। इन्होंने हमें यह बात बोली है, अब मैं दूसरे मेथड से भी करूंगा, जिनको जैसे सही लगे प्लीज एक बार ट्राई करना। हमारे पास ये रहा शीशा, हाँ सर। अब देखना बेसिक मेथड से करूंगा ना, उसमें भी रोना स्टार्ट हो जाएगा, सर हमको नहीं समझ आया। ये हमारे पास है एंगल थीटा, राइट। यहां पर एक पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से हमारे पास जा रहा है। यस, सारे बच्चे अब जरा देखना, प्लीज गलती मत करना। आप लोगों के अंदर आएगा कि सर ऐसा टॉपिक आपने जो पढ़ाया है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड मिरर वाला टॉपिक जो था उससे कराया था। मैंने कहा हाँ। तो सर उसमें तो आपने हमें यह बताया था कि पैरेलल और परपेंडिकुलर में हमें करना होता है। मैंने कहा ठीक है आ जा। तो भाई देख, इस शीशे के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींच लूं, इस शीशे के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींच लूं, हाँ, और परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लूं, हाँ सर। क्योंकि अगर तेरे को अपना प्योर कंसेप्ट ही लगाना है तो मैंने कहा चल फिर आजा ऐसे ही लगाते हैं। जरा देख, हमारे लिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी? सर ये वाली वेलोसिटी आएगी v cos थीटा की। मैंने कहा बहुत सही। और ये वाली वेलोसिटी किधर आएगी? सर ये आएगी v sin थीटा की। मैंने कहा ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो क्या उसकी एक इमेज होगी? जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पर, हाँ। सारे बच्चे जरा बताना, सारे बच्चे जरा यहां पर बताना। मैंने एक लाइन पैरेलल यहां पर भी बना ली है, ठीक है। अब तुम मैथ्स के बच्चे हो बेटा, तुम्हें तो आई थिंक इन सारी चीजों को खुद से भी करना चाहिए। सारे बच्चे बताना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट शीशा के पैरेलल चलेगा v cos थीटा से, तो इमेज किधर चलनी चाहिए, ऊपर या नीचे? और वैल्यू भी जरा एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। अगर सर आपने जो हमें पढ़ाया था ना उस लॉजिक से बताओ ना, क्योंकि वहां पे तो पैरेलल और परपेंडिकुलर से करते थे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये रहा हमारे पास शीशा, तो मैंने एक पैरेलल लाइन खींच ली है, पैरेलल लाइन खींच ली है और परपेंडिकुलर लाइन खींच ली है। वेलोसिटी ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो v cos थीटा v sin थीटा। ये वाली वेलोसिटी सर जब भी शीशा का पैरेलल चलोगे तो वेलोसिटी आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगी। यहां पर होगा सर v cos थीटा, ऊपर ही होगा v cos थीटा से। अच्छा सर अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास शीशा से दूर जा रहा है, तो कुछ बच्चे कहते हैं ये यहां आएगा। पागल है क्या? ऑब्जेक्ट अगर दूर जाएगा तो इमेज भी तो हमारे पास दूर जाएगी।
ठीक है, तो हमारे पास यहां पर यह आएगा इस प्रकार से, दैट इज v sin थीटा, हाँ या ना, ऊपर जाएगा, राइट। तो जरा देखना, नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो सर ये आएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने कहा हाँ, और सर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कहा हाँ। तो भाई वही तो आगे जो ऑब्जेक्ट की थी, ऑब्जेक्ट वी से जा रहा है तो ये भी हमारे पास वी से ही जा रहा होगा। जरा देखना सारे बच्चे, जरा यहां पर देखना, जो भी आपकी नेट वेलोसिटी आएगी, ठीक है, जो भी आपकी नेट वेलोसिटी होगी वो वैल्यू कितनी आ रही है, वी नेट। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं बेटा, है ना, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं। जरा ये देखना, अगर मैं यहां पर बात करूं जो भी आपकी नेट वेलोसिटी आ रही है वो वैल्यू कितनी है, सर हमारे पास वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वी, राइट। अब आपको कैसे पता सर वही एंगल होगा, मैंने कहा भाई दिमाग लगा ले। अगर मेरे को नहीं पता कि भाई ये वही एंगल होगा या नहीं होगा, मैंने मान लिया अल्फा, यहां पर क्या मान लिया, एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा जरा लगाना, तो सर ये तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, हाँ, तो परपेंडिकुलर साइड में सर वी साइन थीटा आएगा, मैंने कहा बिल्कुल। इधर क्या आएगा सर, वी कॉस थीटा आएगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो सर अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो यही तो बात मैं कह रहा था कि ये वाला एंगल अगर यहां पर हमारे पास देखा जाए शीशे के पैरेलल ये वाला एंगल अल्फा इज इक्वल टू थीटा है, तो यहां पर भी तो थीटा होगा। सारे बच्चे दिल बनाइए जिनको ये बात समझ आ गई। अब तुम इसी चीज को इतना लेंदी वे में क्यों करोगे भाई, मैंने बस इसी सवाल के लिए यहां पर बोल दिया कि भाई अगर मान लो कि मेरे पास यहां पर एक शीशा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये शीशे का एंगल है थीटा, तो मैंने कहा भाई सेम इतने ही एंगल पर इमेज जा रही होगी, सेम इतने ही एंगल पर यहां पर हमारे पास इमेज जा रही होगी सेम स्पीड v से। बात समझ आई, यही वाला लॉजिक हम लोगों ने वहां पर लगा दिया था, बस इतनी मैथमेटिक्स नहीं करी। मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सिंपल सी बात थी यार, ठीक है। अब बात आ रही है, लेकिन सर हमें एक्स एक्सिस के साथ आई कैप जे कैप में करना है, कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी। मैंने कहा जरा देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये टोटल एंगल कितना होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये नहीं समझ आया, टोटल एंगल कितना होगा, सर 2 थीटा होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर थीटा होगा ना, बे यार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल थी तो थीटा यहां है ऐसे, और ये एक और थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल से नेट वेलोसिटी 2 थीटा एंगल बना रही है। तो रिजॉल्व कर ले, वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं इधर रिजॉल्व करूंगा तो v cos ऑफ 2 थीटा इधर आएगा और v sin ऑफ 2 थीटा इधर आ जाएगा, हाँ या ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे पास आ कितनी रही है सर, v cos ऑफ 2 थीटा आई कैप प्लस v sin ऑफ 2 थीटा जे कैप, ये आ रही है जनरल वेलोसिटी। अब पिछले वाले सवाल में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कर दे, आंसर आ जाएगा तेरे पास, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, v cos 2 थीटा आई कैप, 2 थीटा वाले में हमारे पास, ठीक है, x में cos था ना, हाँ, तो x में हमारे पास cos है, डी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। अब कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी फिर भी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर है, देखो यस। तो प्लीज स्टार मार्क करना इस सवाल को। अब आपको कैसा भी एंगल दे दिया जाए घबराना नहीं है, आप इस कंसेप्ट को अपना, ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, जैसे बताया था पैरेलल एंड परपेंडिकुलर रिजॉल्व करिए और उसके हिसाब से सॉल्व करिए, राइट। अब मैं बता रहा हूं कुछ बच्चे जिनको ऑप्टिक्स कठिन लगने लगे अभी यहां से, ठीक है, सारा का सारा खेल पता है कहां है, बेसिक मैथ्स, बहुत बेसिक मैथ्स और कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। सर यहां पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डाल करके निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, एक्स वाला नेगेटिव आएगा, वाई वाला आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे आइए, हाँ नहीं समझ आया क्योंकि 10वीं से ऊपर हो गया ना बेटा थोड़ा सा, है ना। आइए सर रट लूं, हाँ तू रट ले बेटा, तू रट ले पहले। अब जरा ये सवाल को जरा ध्यान समझना, 2 शीशे हैं, एंगल पर हमारे पास है, एंगल इज 50 डिग्री, लाइन हमारे पास आ रही, वो लाइट रे हमारे पास आ रही है इस प्रकार से, ठीक है।
हमें बताना क्या है, फाइंड टोटल डिविएशन ऑफ द लाइट, फाइंड टोटल डिविएशन ऑफ लाइट आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद इसका टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा। अब रुक जाओ, जिनको डिफ्लेक्शन नहीं पता है प्लीज आप लोग मेरे को सुने, जिनको पता है प्लीज आप लोग ट्राई करें, और इसमें कोई भी बेसिक लॉज लगने हैं और बेसिक ज्योमेट्री लगनी है, ठीक है। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो बेटा। सर ये डिविएशन मतलब क्या होता है, ये तो आपने कहीं पढ़ा है नहीं। डिविएशन बेसिक सी भाषा है बेटा, जैसे बोलते हैं ना कि तुम लोग अपने रास्ते से डिविएट कर जाओगे तो वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचना चाहिए था। ये वर्ड तो हम कितनी बार बोलते हैं। तो डिविएशन कोई खतरनाक बात है नहीं। जिनको नहीं पता है प्लीज मेरे को सुने, जिनको पता है प्लीज आप लोग ट्राई करिएगा। दो रिफ्लेक्शंस के बाद टोटल डिविएशन की बात हमें करनी है, ठीक है। अब जरा समझना, डिविएशन होता है जैसे मान लो कि हमारे पास एक शीशा था, ठीक है, एक हमारे पास शीशा था और लाइट हमारे पास यहां पर आकर के गिरी ऐसे किसी एंगल आई पर। तो लाइट कैसे चली जाएगी सर, लाइट तो ऐसे चली जाएगी सेम एंगल आई पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप देखें तो दिस वाज योर इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है सर, एक्चुअल डायरेक्शन ये, एक्चुअल डायरेक्शन हमारे पास ये है। ये डिविएशन टर्म प्रिज्म में भी आएगा, हमें वहां पर डिविएशन एंगल निकालना पड़ेगा। तो बेसिक टर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि डिविएशन है क्या। जैसे मान लो कि हमें जाना इधर था लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद इधर जाने लग गया, तो मैं अपने एक्चुअल रास्ते से कितना बेंड हो गया हूं, दैट इज योर डिविएशन। अगर कोई बोले कि हमारे पास डिविएशन क्या है, डिविएशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, ठीक है। तो हमारे पास एंगल बेंड बाय द लाइट, by light from its original direction, from original direction, जो लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन थी वहां से वो कितना बेंड हो गई है उसी को हम लोग डेविएशन कहते हैं। जैसे अगर मैं देखूं लाइट को जाना किधर था, इधर, लेकिन लाइट कहां चली गई, इधर। तो ये वाला जो आपका एंगल है ना बेटा, ये वाला जो आपका एंगल है, दिस इज कॉल्ड योर डिविएशन एंगल, दिस इज कॉल्ड योर डिविएशन एंगल। लाइट को जाना इधर था लेकिन सर इधर ना जाकर के लाइट हमारे पास इधर चली गई, दिस इज कॉल्ड डिविएशन एंगल। अब देख, जो चीज मैं फॉर्मूला, अब कोई बच्चा सर फॉर्मूला नहीं समझ आया यार, ये एक लीनियर लाइन है हमारे पास, हाँ, अगर ये लीनियर लाइन है तो आई प्लस डेल्टा, आई प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, पाई होनी चाहिए। तो डिविएशन का फॉर्मूला मैं पाई माइनस 2i कह सकता हूं, तो डिविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। क्लियर। अगर कोई बोल दे डिविएशन का ग्राफ भी बना दो, ध्यान सुनो, डिविएशन का आप ग्राफ बना दो विद आई, तो क्या तुम बना नहीं पाओगे। डिविएशन वाई एक्सिस पर रखा है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास आई है, तो सर एक स्ट्रेट लाइन आएगी यहां से ऐसे। अब कोई बच्चा बोले सर ये आपने कैसे बनाया है, भाई पाई माइनस 2i है, इसको मैं वाई एक्सिस पर रख रहा हूं, ये इंटरसेप्ट हो गया प्लस mx, स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी। इंटरसेप्ट क्या आ रहा है सर, पाई आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास स्लोप जो m की वैल्यू आ रही है दैट इज -2, नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास स्लोप है, दिस इज योर डिविएशन, खत्म। हाँ या ना सारे बच्चे, बात समझ आई। तो जरा यहां पे समझना, और ये वाला एंगल हमारे पास आई कितना होगा, दैट विल बी π/2। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो सकता है सर, π/2 हो सकता है। तो अगर π/2 है तो डिविएशन 0 आ रहा है, हाँ सीधी सीधी चली जाएगी ग्रेजिंग इंसिडेंस। प्लीज ध्यान से सुनिए क्या बात बोली मैंने। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 है, इसका मतलब समझ रहे हो कि एक शीशे पे लाइट कैसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी सर, बिल्कुल टच करते हुए, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 है। तो मैंने कहा लाइट जाएगी कैसे सर, ग्रेजिंग करके ऐसे चली जाएगी। मैंने कहा डिविएशन कितना हुआ सर, जैसे आ रही थी वैसे चलेगी, कोई डिविएशन नहीं हुआ, डिविएशन इज इक्वल टू 0। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 होता है, यहां पे π/2 रखेगा तो डिविएशन 0 आ जाएगा, वो ग्राफ से भी तू देख सकता है। ये बात समझ आई। अब जरा समझना, हमारे पास दो शीशे हैं, दोनों को 50 डिग्री पर रखा है, इसका जनरलाइज रिजल्ट भी बना लेंगे, लेकिन बेसिक तरीके से भी तेरे को करके आना चाहिए। सारे बच्चे कितना एंगल आ रहा है बेटा हमारे पास डिविएशन एंगल आपका,
सारे बच्चे कितना एंगल आ रहा है? 0 आ रहा है। चलिए जरा देखते हैं। जरा ये देखना, अब बेसिक, सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल है, 30 डिग्री पर है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 30 डिग्री का ही होगा। मैंने कहा हाँ, यस। सर लाइट जब वहां पर जाएगी, मैं इसको ना सॉलिड लाइन से बनाता हूं, ठीक है, सो दैट लाइट और नॉर्मल में आपको अंतर दिखे। तो सर लाइट हमारे पास यहां पर ऐसे जाएगी, मैंने कहा राइट, और इस सरफेस पर सर हमारा एक नॉर्मल बनेगा, मैंने कहा हाँ। फिर जो भी एंगल यहां पर आ रहा होगा, लाइट हमारे पास यहां से यहां चली जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, लाइट हमारे पास यहां से इस प्रकार से चली जाएगी। यस, आइए आइए आराम आराम से करते हैं, ठीक है। जरा यहां पर नोटिस करना, कैसे बताएं, कई बच्चे ना बेसिक उसमें खत्म हो जाएंगे। ये रे 1 है, तो इसका लाइट का जाने का डायरेक्शन तो ये था ना सर, लाइट का जाने का डायरेक्शन तो ये था, मैंने कहा हाँ। तो अगर हम लोग नोटिस करें तो दिस इज आवर डिविएशन एंगल डेल्टा 1। तो पहला डिविएशन अगर एंगल की बात करूं डेल्टा 1, तो सर ये आएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 30। तो डेल्टा 1 आपका यहां पर आ रहा होगा बेटा 180 माइनस 60, तो ये 120 डिग्री हमारे पास आ रहा है। और किस डायरेक्शन में बेंड हो गई है? इस डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारे, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास ये बेंड हो गई है। यस, पहले वाले का डेविएशन आ गया। अब सर इसका हम लोग कैसे करें? मैंने कहा भाई अगर मान ले कि यहां से अगर मैं 90 डिग्री इस प्रकार से डाल दूं, ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला एंगल कितना होगा? या फिर हम लोग इसको ऐसे ही कर लेते हैं। चलो देख, ये 30 डिग्री है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, तो ये वाला हमारे पास एंगल होगा 70 डिग्री। नहीं, हमारे पास ये वाला कितना होगा? हमारे पास हाँ 60 डिग्री। यहां पर ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल और ये है 60। 60 प्लस 50 अगर हम लोग देखें तो ये हो गया हमारे पास 110। तो 70 डिग्री हमारे पास ये वाला एंगल आएगा, राइट। इसकी डायरेक्शन का एरो भी बना देता हूं। ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, और ये लाइट ऐसे गई, ठीक है। इस नॉर्मल को छोटा कर देता हूं अभी के लिए, नहीं तो तू परेशान होगा। ध्यान से समझ, राइट। अब जरा देखना सर, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये 20 डिग्री आ रहा है हमारा, तो ये अगर हमारे पास 20 है तो ये भी हमारे पास 20 होगा, राइट। लाइट की डायरेक्शन कहां थी इस वाले की? सर इसकी लाइट की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, लाइट की इनिशियल डायरेक्शन ऐसी थी, तो इसका डेविएशन एंगल हमारे पास आएगा ये वाला, इस डायरेक्शन में ये डेल्टा 2 आएगा। सारे बच्चे हाँ, तो जरा यहां पर देखना सेकंड वाले का कितना होगा? सर 180 माइनस हमारे पास 40 कर दे तो हमारे पास 140 डिग्री इसका डिविएशन आ जाएगा। दोनों का डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई है? सर डेल्टा 1 की वैल्यू आई है हमारे पास 120 डिग्री, और दैट इज इन क्लॉकवाइज सेंस, मैंने कहा राइट। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा? दैट इज हमारे पास 140 डिग्री, और ये भी इसी डायरेक्शन में बेंड हुआ है क्लॉकवाइज सेंस। तो अगर मेरे को टोटल डेविएशन पूछा गया है दैट इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये आ जाएगा बेटा 120 प्लस 140 दैट इज 260 डिग्री, और क्लॉकवाइज सेंस में लाइट हमारे पास बेंड हो गई है। यस सारे बच्चे, हे राम मुझे पता है ज्योमेट्री में ही खत्म हो जाओगे। पहले बच्चे, कितने बच्चे एक बारी में यहां तक पहुंच गए? फिर दूसरे बारी में दूसरे बच्चों को जरा देखते हैं, थम्स अप करिए। सर लाइट राइट साइड ही क्यों जाएगी? अब वही तो ना, कॉमन सेंस भी तो चाहिए ना बेटा, क्या बताए। कितने बच्चे एक बारी में पहुंच गए? फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि हमारे पास डिविएशन एंगल तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो एक शीशा हमारे पास यहां है बेटा, और एक शीशा हमारे पास यहां है। क्लियर? हाँ, जरा देख लेते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया है।
इन्होंने कहा कि यहां पर हमारे पास 50 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है और लाइट हमारे पास यहां पर सरफेस पर आई है एट एन एंगल 30 डिग्री। तो भाई देख, लाइट को जाना इधर चाहिए था, लेकिन लाइट तो हमारे पास इधर चली जाएगी। यस, थम्स अप कर देना जो एक बारी में पहुंच गए, वेरी गुड। मतलब 12-13% है जो अभी एक बारी में नहीं पहुंचे। लाइट की इनिशियल डायरेक्शन ये थी ना बेटा, एक मिनट रुक जाना, इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास ये थी। मैंने कहा हाँ, तो क्या लाइट बेंड हो गई है? हाँ सर, लाइट बेंड हो गई है। मैंने कहा ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये पहली वाली लाइट का डिविएशन आ रहा है। यस, तो तेरे को पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो डेल्टा वन की बात करेगा तो 180 माइनस 2i की बात करनी है, तो 180 माइनस 2 इंटू 30 कर लिया, ये डेल्टा वन आया। और किस डायरेक्शन में है सर? ये हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस में है, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज सेंस। अब ध्यान से सुन लो भाई, अब मैंने यहां पर कहा कि अब कोई बच्चा कहेगा सर लाइट उधर क्यों गई, इधर क्यों गई? जैसे मान ले कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ रहा है, ये नॉर्मल लाइन है, पहले तो भाई मार्क कर करके, ये तेरी नॉर्मल लाइन है, ये तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए सर? 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अगर हमारे पास 30 यहां है तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये वाला एंगल होगा हमारे पास 60। क्यों करा मैंने बेटा? क्योंकि ये सर ये 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। 60 यहां है, 50 यहां है तो ये कितना हो गया? 110। तो ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है, सारे बच्चे जरा देखना, ये वाला जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में 60 यहां है, 50 यहां है, तो 70 डिग्री यहां पर होगा ये वाला। किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो 70 यहां है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर? ये 20 डिग्री हुआ। तो मैंने कहा लाइट 20 डिग्री के एंगल पर आ रही है, तो 20 डिग्री के एंगल पर ही चली जाएगी। हाँ, तो सेकेंड लाइट का डिविएशन दिखाई दे रहा है। लाइट जानी इधर चाहिए थी, नॉर्मल से मत नाप लेना, जानी इधर चाहिए थी। ये वाला हमारे पास सेकेंड डिविएशन हो रहा है, दैट इज डेल्टा 2। तो ये कितना होगा सर? दिस इज 180 माइनस 2i, तो 2 इंटू 20, और दोनों का डायरेक्शन सेम था तो हम लोगों ने जोड़ दिया। यस, इतनी सी बात समझ आई। अब इसका एक डायरेक्टली रिजल्ट भी सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना, ये हमारे पास आया है सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मेरे पास कभी भी दो शीशे, अगर आपको इस सवाल मिल जाए, एक शीशा ये है और एक शीशा हमारे पास ये है, इनके बीच का एंगल था हमारे पास थीटा, ठीक है। लाइट हमारे पास आ करके रिफ्लेक्ट करके यहां से चली जाए, टोटल डिविएशन अगर निकालना है तो ध्यान से समझना, दैट इज हमारे पास 360 माइनस ऑफ 2 थीटा। आप डायरेक्टली यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ आई, ये एंगल क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ आई। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर इन दिस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर मैं देखूं, इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास टोटल डेविएशन की अगर मैं बात करूंगा तो यह आएगा 360 माइनस, हमारे पास थीटा की वैल्यू थी बेटा वहां पर 50, तो 260 डिग्री का हमारे पास टोटल डेविएशन आता। यस सर, हमें कैसे पता चले? बेटा मैथ्स है ना तेरे पास, अभी आता हूं, इसको डिराइव भी कर लेते हैं चल, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि तेरे पास मैथ्स है नहीं अगर मान ले एक शीशा ऐसा है, एक शीशा ऐसा है, लाइट हमारे पास किसी भी एंगल पर आ जाए, 10 डिग्री पर ही क्यों ना आ जाए, बोले टोटल डिविएशन बता दो, तो दैट इज 360 माइनस ऑफ 2 थीटा। इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, कोई से भी एंगल आए, टोटल डिविएशन तेरा हमेशा आएगा 360। ये एंगल कितना है सर? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। मैंने कहा हाँ, तो हमारे पास यहां पे 360 माइनस 2 इंटू 90, तो 180 हटाओगे, 180 डिग्री का टोटल डिविएशन आ जाएगा। यस, हाँ या ना? यस, क्लियर। अब किसी को यह है कि सर ये आया कहां से, तो प्लीज एक बार आप लोगों के पास मैथ्स है तो यहां पर अगर सारे बच्चे एक बार इसको डिराइव कर लीजिए अगर आपको करना है। सर 1 घंटे में 4 क्वेश्चन, बेटा ज्ञान मत दे, प्लीज पढ़ाई कर, ठीक है। कईयों को लगता है सर बेसिक से इतना टाइम ले रहे हो, चुपचाप पढ़ाई कर बेटा, ठीक है।
लाइट हमारे पास यहां पर ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये मान ले हमारे पास आई है, तो लाइट हमारे पास यहां पर आई पर ही जाएगी। हाँ ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, दिस इज 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। जब देखना टोटल डिवीजन जब निकालना था तो हमारे पास होगा सर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। मैंने कहा हाँ, जरा ध्यान समझ, ये हमारे पास आई है, लाइट जाकर के यहां पर मान लेता हूं किसी एंगल अल्फा से जाकर के हिट करी, तो लाइट हमारे पास इसी प्रकार से अल्फा एंगल पर ही चली जाएगी, राइट हमारे पास। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा सर, दिस इज 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। टोटल डिविएशन अगर मैं देखूं डेल्टा 1 आपके हिसाब से कितना आना चाहिए सर, 180, मैं लिख देता हूं 180 माइनस 2i, मैंने कहा राइट। डेल्टा 2 आपका आना चाहिए सर 180 माइनस हमारे पास 2 अल्फा। टोटल डिविएशन आएगा 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा बेटा 360 माइनस ट्वाइस ऑफ i प्लस अल्फा। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, या तो आप जनरली पहले डिराइव कर लीजिए, समझ रहे हो मैंने क्या बात बोली। लाइट आई एंगल पर आई, आई एंगल पर चली गई, तो यहां पर अगर आप देखें तो पहले का डिवीजन आएगा सर 180 माइनस 2i। मैंने कहा ठीक है, ये लाइट जाकर के दूसरे पर टकरा रही है अल्फा एंगल पर, हाँ तो अल्फा एंगल पर ही चली जाएगी, तो इसका डिवीजन क्या होगा सर 180 माइनस 2 अल्फा। टोटल डिवीजन सर 180 माइनस ट्वाइस ऑफ i प्लस अल्फा। अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं थीटा प्लस 90 माइनस आई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जरा जोड़ देना बेटा, तो सर एक ट्राइंगल बन रहा है 180 बनेगा, तो मैंने इसको हटा दिया, थीटा की वैल्यू आ गई i प्लस अल्फा, उठा करके बस यहां रख दे बेटा। तो जो तेरा टोटल डिविएशन आ रहा है दैट इज 2 पाई माइनस ऑफ 2 थीटा, ये आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ i है। तुम्हें ये कितने एंगल पर आकर के हिट कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, इस एंगल का ही सारा खेल था। तो अब आपको यहां पर अगर डायरेक्टली ऐसे सवाल मिल जाए किसी भी एंगल पर 50 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी दे रखा है, आप आसानी से अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये कितने एंगल पर आकर के हिट कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब ये आपके लिए समरी भी है और बेसिक तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है, बेसिक तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर सारे बच्चे, फिर उसके बाद रोटेशन वाला एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वो एक साथ आएंगे, ठीक है। हाँ स्पैमर्स तो है, स्पैमर्स नहीं है, मैं बता रहा हूं एक्चुअली में क्या है ना, इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ने का तरीका भी नहीं सीखा है अभी तक। अब उनको क्या है ना कि भाई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं सब सीख जाऊं, उनको बेसिक मैथ्स भी नहीं आती है बेटा, तो वो एक्चुअली में हाथ पांव पढ़ कर रहे हैं, वो 2-3 लेक्चर और रहेंगे फिर चले जाएंगे, मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। A reflecting surface is represented by equation x square plus y square equal to a square, मतलब सर्कल है, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस है हमारे पास a। A ray traveling in the negative x direction, रे कैसे जा रही है नेगेटिव x डायरेक्शन में, is directed towards पॉजिटिव y डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस एट पॉइंट p। ये कह रहे हैं कि लाइट हमारे पास ऐसे आई और ऐसे हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, ठीक है। हाँ ऐसे होकर के चली गई, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p। अब कोई बच्चा बोले कि सर थ्योरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने ऐसा, अब हम कहां से सोचे, थोड़ा सा बेसिक सोच ले। सारे बच्चे जरा देखना, इन्होंने जो बात बोली है कि P पॉइंट पर आकर के लाइट हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही थी, हिट करी और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर चली गई। सारे बच्चे जरा देखना, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। हाँ, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है सर 90 डिग्री। तो मैंने कहा अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल तो सेंटर से ही पास करता है, नॉर्मल तो हमारे पास सेंटर से ही पास करता है, बेसिक हमारे पास मैथ्स की एक आपको आइडेंटिटी है, ये तो है ना। तो इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल बनाते तो वो सेंटर से पास करता और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2i की वैल्यू कितनी है सर 90 डिग्री, i की वैल्यू कितनी हो गई सर 45 डिग्री। यस, अब कोई बच्चा बोले इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं, तो ले भाई ये रेडियस a है, ये अगर 45 डिग्री है तो यहां पर भी 45 डिग्री होगा। हाँ, तो भाई रिजॉल्व कर ले, तो ये आएगा बेटा a cos 45 और ये तेरा आ जाएगा a sin of 45।
राइट। तो जो तेरा कोऑर्डिनेट आंसर होगा, जिनकी बेसिक मैथ्स थोड़ी बहुत भी है ना बेटा, उनको दिक्कत नहीं आती। a/√2 कॉमा a/√2 दैट इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ p। खत्म। बहुत बेसिक तरीके से लगानी होती है। यस यस। अब पहली बात, सर ये चीज मेरे को समझ ही नहीं आई। दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर हमारा कोनिक सेक्शन नहीं हुआ, मैंने नहीं पढ़ा, मेरा बैकलॉग है। बेटा ये चीज ना 11th क्लास के बेसिक मैथ्स में भी सिखाई जाती है। 11th क्लास के बेसिक मैथ्स में भी आपको सिखाई जाती है। इसका रेडियस हमारे पास a रहेगा, वहां से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल, अगला सवाल जरा अब ये सवाल देखना। अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैं आपको पोल दे देता हूं, इसमें ऑप्शन है तो आप लोग जवाब देना चाहे पोल से कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा नोटिस करना, अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 12/π sin πx/l। देख करके कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को तो नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं भाई। जीरो हमारे पास और x की वैल्यू 0 और l के बीच में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ रे ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर, एक इंसिडेंट रे आपकी यहां पर आकर के इसको टकरा रही है एक पॉइंट पर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस रे इज इंसिडेंट। आइए, वेरी गुड वेरी गुड, श्रीजा घोष, वेरी गुड। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये सवाल कैसे करेंगे, हमारा सर मैथमेटिक्स और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मिक्स हो गया सर, हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कैसे नहीं समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारे बच्चे बताना। अब इन्होंने जो भी हमारा ये फंक्शन दिया, ये स्फेरिकल नहीं है, एक साइनोसाइडल है, चलो ठीक है, ये हमारे पास एक साइनोसाइडल फंक्शन दे रखा है, तो ये साइन का कर्व के जैसा होगा। 12/π इसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 12/π साइन ऑफ πx/l। यही, हाँ, वेरी गुड। अब जरा तुम बताना, लाइट हमारे पास आ करके किसी पॉइंट पर ऐसे हिट हुई और क्वेश्चन में बोला है कि वो लाइट हिट होने के बाद सीधे ऊपर चली गई, ये आपकी RR है, ये आपकी IR है। अब मेरे को इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो कई बच्चे कहें सर मेरे को तो ज्योमेट्रिकल, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगाना। भाई ये एंगल अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल बनाऊं, ठीक है, इस सरफेस पर नॉर्मल बनाऊं, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों बराबर है, ठीक है। तो सर 2y की वैल्यू 90 डिग्री दिखाई दे रही है, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में 90 डिग्री, तो i की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। मैंने कहा बहुत सही। तो अब कैसे करें? वेरी गुड, बहुत सही भाई। अगर आप नोटिस करें, ये है हमारे पास टेंजेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज योर टेंजेंट। आप अपनी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी कैलकुलस को यूज कर सकते थे। जरा देखना, अगर आप यहां पर देखिए, ये नॉर्मल है, ये 45 डिग्री आया, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। कलर चेंज कर लेता हूं, देखना, टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री पर, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। हाँ, और ये भी आपका 40, अबे ये भी आपका हमारे पास 45 डिग्री होगा। हाँ, जरा देखना, ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। हाँ सर, ये x एक्सिस है, जरा नोटिस कर, ये भी आपका 45 डिग्री होगा। हाँ, ये भी आपका, सारे एंगल आपके कितने हो गए? 45 डिग्री पर। किस किस को ये बात समझ आ गई है? किस किस को ये बात समझ हमारे पास आ गई है कि द पॉइंट, जो भी आपको कोऑर्डिनेट चाहिए था, पॉइंट P हैज स्लोप tan 45। हमारे पास स्लोप कितना होगा? tan 45। मतलब एक इस कर्व पर जहां पर भी स्लोप 45, मतलब स्लोप की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, समझ ले बेटा, ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए सर, ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर इसकी स्लोप tan 45 हो। मैंने कहा राइट। तो सर dy बाय dx हमारे पास tan 45 दैट इज इक्वल टू 1 हमारे पास होना चाहिए। मैंने कहा डिफरेंशिएट कर ले बेटा, तो dy बाय dx करना आना चाहिए। हाँ, तो 12/π ये हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा cos ऑफ πx/l, और चेन रूल लगाना मत भूलना, तो ये π/l आपका और आ गया, राइट। तो
पाई से पाई उड़ा दो बेटा, एल से एल उड़ा दो, हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है 2 cos ऑफ पाई एक्स बाई एल, राइट। हाँ, अब देखो है तो ये आपका ऑप्टिक्स का सवाल, लेकिन हम लोग जिस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें आपको मैथमेटिक्स चाहिए। तो मैंने कहा यार हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई है, तो 2 cos ऑफ पाई एक्स बाई एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो cos ऑफ पाई एक्स बाई एल दैट शुड बी इक्वल टू 1/2। तो पाई एक्स बाई एल हमारे पास ये कितना होगा 60 डिग्री, पाई बाई 3 हमारे पास आया, पाई पाई गया, एक्स की वैल्यू आ रही है एल बाई 3, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है एल बाई 3। यही आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। यस और नो सारे बच्चे, यही आपका ऑप्शन होगा एल बाई 3, बी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। समझ आई बात? कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई पहले तो ये बताइए भाई। अब तुम वेरी गुड, वेरी गुड। चैट कहां गई भाई तुम्हारी? अचानक से आपको लगा होगा कि यार ऑप्टिक्स से ये मैथमेटिक्स कैसे कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्री ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ सकती है। चैट कहां गई तुम्हारी? ओए हाँ करो भाई, चैट बताओ तो क्या हो गया है? हाँ यार चैट क्यों नहीं चल रही है? रुको भाई, किसी को बुलाना पड़ेगा। बेटा मेरे पास चैट ही नहीं आ रही है। चैट तो ऑन है। एक मिनट रुको भाई, चैट नहीं आ रही भाई, चैट रुकी हुई है। यस, अगला सवाल क्या हो जा रहा है? हाँ आ जाओ बेटा। तो अब आप देखिए बेटा कि हम लोगों को अपनी, कोई बच्चा बोले सर मेरे को ज्योमेट्री नहीं आती है, तो भैया दिक्कत वाली बात है, ठीक है। हाँ आ जाओ, अगला सवाल सारे बच्चे जरा देखना। अब तुम कहोगे कि सर ये ऑप्टिक्स का सवाल है, बिल्कुल। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन I/2 plus √3j is inclined on a is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction 1/2 I cap minus √3j cap. Find the angle of incidence. सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे। सर व्हाट अबाउट y? अरे भाई x मैच हो गया तो बस मैंने कर दिया, यही एक ऑप्शन था। y चेक कर लो फिर, y इज इक्वल टू 2l/पाई, हमारे पास साइन ऑफ पाई बाय एल इंटू एक्स की वैल्यू आई थी l/3, ठीक है, डाल लो, ये हमारे पास आ गया 2l/पाई साइन ऑफ हमारे पास 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2l/पाई √3/2 ठिशुम ठिशुम l√3, ये रूट के बाहर होगा और कुछ नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास रूट के बाहर होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिट्स एंड डायमेंशन तो पता ही है हमें, ठीक है। तो √3l/पाई सही तो आ रहा है, हाँ या ना सारे बच्चे? यस। अगला सवाल मेरे अंडर पेंटर ध्यान से करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन। अब कई बच्चे क्या होंगे कि सर इसको तो हम बना भी सकते हैं। मैंने कहा हाँ कैसे बनाओगे? सर देखा जाए इंसिडेंट रे एक्स में पॉजिटिव है और वाई में पॉजिटिव है, तो इंसिडेंट रे कहीं ना कहीं ऐसे जा रही होगी, क्योंकि एक्स में भी पॉजिटिव वाई में भी पॉजिटिव। मैंने कहा हाँ। फिर रिफ्लेक्टेड रे सर एक्स में पॉजिटिव है वाई में नेगेटिव है, तो ये जा करके कहीं ना कहीं शीशे से ऐसे टकराई है। मैंने कहा अच्छा। और फिर सर ये एक्स में पॉजिटिव है, लाइट हमारे पास ऐसे गई है, एक्स में पॉजिटिव है वाई में नेगेटिव है। कुछ बच्चों ने शायद ऐसे भी किया होगा। आ रहा हूं, ठीक है, हाँ सर। तो मैंने कहा कि तो फिर कैसे करें बेटा? तो सर देखो इसकी इंसिडेंट रे जो भी है हमारे पास, एक्स में है 1/2, मैंने कहा राइट, और वाई में है सर हमारे पास √3/2।
तो सर ये वाला एंगल आप अल्फा, या यहां से आप ये वाला एंगल अल्फा निकाल लो। मैंने कहा कितना आएगा सर, tan अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैंने कहा हाँ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 60 डिग्री आ रही है। तो यहां पर ये 60 डिग्री है, तो ये भी सर 60 डिग्री होगा। तो हमारे पास इन्होंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, कुछ बच्चे 45 डिग्री कह रहे हैं। अरे वाह रे वाह, कितने बच्चों को, हाँ कितने बच्चों का यही आंसर आया है? सारे बच्चे एक बार दिल बनाइएगा। अब देखना सब आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ज्यादा तो आपको अपनी मैथ्स पे घृणा होने लगेगी। ठीक है, मैंने यहां पर क्या करा, क्योंकि भाई देख एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, तो सर लाइट कहीं ना कहीं ऐसे जा रही होगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद सर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो लाइट ऐसे जा रही होगी। मैंने कहा ठीक है। तो सर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस सी है। मैंने कहा राइट। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें सर, ये वाला अगर आप अल्फा ले लोगे तो परपेंडिकुलर, अरे गड़बड़ हो गई क्या, परपेंडिकुलर, हाँ उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इंसान ही इंसान को नहीं समझेगा। तो यहां पर आ रहा है √3/2 हमारे पास, तो 1/√3 आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। यहां 30 होगा, 30 होगा, और क्या यार, छोटा मोटा तो दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ सारे बच्चे, हाँ हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तो बस चेक कर रहा था तुम लोग अटेंटिव हो कि नहीं। यस, हमने ये वाला एंगल अल्फा लिया, तो tan अल्फा में परपेंडिकुलर हाफ है ना जी। यस, तो डिवाइडेड बाय बेस करेंगे √3/2 आएगा, कटेगा 1/√3, 30 डिग्री आएगा। यही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यस, ठीक है। हाँ, लेकिन 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 ये हो गया मेथड 1। अब याद करो मेथड 2, आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग किस प्रोसेस से निकालते थे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सारे बच्चे हम लोग किस तरीके से निकालते थे? अरे कोई दिक्कत, ले लीजिएगा यार, रिफंड ले लीजिएगा लेक्चर से। ए बेटा हमारे पास टाइम कम है, जरा ध्यान से सुन ले, ठीक है। हाँ, कम से कम ये वाले तो क्वेश्चन हो जाए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स याद करिए, क्योंकि अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूं। कैसे? हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन होती है कि हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। सर ये वाला क्यों बता रहे हो? अगर हमें इससे समझ आ गया, अगर मान ली बेटा आई, जे और के तीनों में होता तो तेरे को दिक्कत आती या नहीं आती? क्योंकि तू 3 डायमेंशनल वेक्टर इधर बना नहीं पाता, तब तेरी ये जो मैथमेटिक्स है वो कहीं ना कहीं फेल कर सकती थी। ये 2 डायमेंशनल था तो तूने अपनी थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा करके काम बना लिया। लेकिन जरा इसको देखना, हम लोग डॉट प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते थे, क्योंकि एंगल तो हमें यहां से भी मिलता है, राइट। तो अगर मेरा इंसिडेंट कैप का आई कैप की बात करें तो दैट इज 1/2 एंड √3/2। ठीक है, 1/2 ये आई वेक्टर ले लेता हूं इसको, ठीक है। तो 1/2 आई कैप हमारे पास प्लस √3/2 जे कैप आ रहा है। हाँ सर, और रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो वो हमारे पास कितना था? 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। मैं अगर इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट कर लू तो देखना आई डॉट आर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा। यस, हाँ सर। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर ही हैं, देखो दोनों की मैग्नीट्यूड 1 आएगी, तो आई डॉट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सर 1/4 आ जाएगा, प्लस √3/2 और माइनस हमारे पास यहां पर आ जाएगा माइनस √3 इंटू √3 3 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू हमारे पास कॉस थीटा। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस हमारे पास 1/2 हमारे पास है ना, माइनस 1/2 दैट इज कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बेटा? यहां से सारे बच्चे 120 डिग्री आएगी, हाँ या ना? तो यहां से आंसर गलत क्यों आ रहा है? वहां से तो 30 डिग्री आ रहा है। सारे बच्चे इसको भी तमीज से सीख लेना, एग्जाम में हो सकता है आई जे के तीनों में रहे, तो आप अपने वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। यहां पे माइनस 1/2 आ रहा है, थीटा की वैल्यू 120 आ रही है, तो यहां क्या गड़बड़ी हो रही है? तो यहां से तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है, यहां पर एंगल हमारा 120 आ रहा है। अब जरा समझना, आंसर यहां से भी सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मान लो हमारे पास इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है आई आर,
और रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई आर आर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो हम लोगों ने यहां पर ये वाला एंगल निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। सारे बच्चे क्या आपको समझ आ रहा है? इंसिडेंट एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। तो अगर आप इस वाले मेथड से जा रहे हो तो आपको ये वाला एंगल मिल गया, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये होगी, राइट? तो हमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए था, तो जरा नोटिस करना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारा नॉर्मल होगा। हाँ, तो ये 120 है, तो ये टोटल एंगल हमारे पास कितना आएगा सर? 60 डिग्री, 30 डिग्री यहां पर, 30 डिग्री यहां पर। तो आंसर, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया था, तो 30 डिग्री तो यहां से भी आपका आ रहा है। बात क्लियर हुई सारे बच्चे? पहले एक बार सोच लीजिए, ये मैंने आपको मेथड क्यों बताया है उसका भी रीजन मैं आप लोगों को यहां पर ध्यान से बता रहा हूं, प्लीज सोचिएगा, ठीक है? पहली बात, अगर मान लो इन क्वेश्चन हमारे पास जो आपका आई वेक्टर है, ठीक है, वो आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाए, 3 डायमेंशनल होगा, तो आप डायग्राम बना करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, नहीं तो काम तो हमारा यहां से भी चल रहा है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को क्यों सोचे? हाँ या ना? हम लोग डॉट प्रोडक्ट को क्यों सोचे? मैं इसलिए सोचने के लिए कह रहा हूं क्योंकि अभी सिर्फ आपका आई कैप जे कैप में था, तो आप आसानी से अपना डायग्राम बना पाए और सॉल्व कर पाए, राइट? लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन में आई कैप, जे कैप, के कैप है, और जो रिफ्लेक्टेड वेक्टर है वो आई कैप प्लस जे कैप या माइनस के कैप कुछ ऐसे हमारे पास फॉर्म में सपोज, तब आपको इंटरप्रिटेशन करने में बहुत ज्यादा मौत आएगी। समझ रहे हो? तब आपको इंटरप्रिटेशन करने में तब ज्यादा मौत आएगी। तो आपको क्या यूज करना चाहिए? तब आपको मेथड टू डॉट प्रोडक्ट वाला यूज करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि आप लोग एग्जाम में सवाल खराब ना कर दें। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करके एंगल आंसर नहीं दे रहा है, यस और नो, राइट? हमारे पास ये आपका अगर देखा जाए तो दिस इज योर डिविएशन एंगल, ये आपको डिविएशन एंगल दे रहा है एज पर अवर ज्योमेट्री। हाँ सर समझ नहीं आया सेकंड मेथड? अरे यार भाई देख, 11वीं क्लास में बताया, अभी तुम्हारा वेक्टर्स भी होगा, उसमें भी सर बताएंगे। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हमारे को होता है यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई डॉट आर इज मॉड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा। सर इसका मॉड ऑफ आई कितना होगा? अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर है 1 होगा, यूनिट वेक्टर है 1 होगा, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 1/2 माइनस 3/4, तो माइनस 2/4 माइनस 1/2, थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। लेकिन बच्चे क्या करते हैं सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से जिन्होंने ये करा वो सीधे क्या कर देंगे 120 डिग्री, या फिर इसका आधा कर देंगे 60 डिग्री। ये भी गलती हो सकती है। तो याद रखना कि ये हमारा वेक्टर्स जब मैं लगा रहा हूं तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। थोड़ा मैथ्स को भी साथ चलाना। इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन में है, रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में है, तो इनके एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ये है। जो तुमने 120 डिग्री निकाला है ना, तो हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वो डिविएशन एंगल है। तो 120 डिग्री यहां था, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 120 यहां है, तो सर 60 डिग्री यहां होगा। मैंने कहा राइट। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल है, तो 30 यहां हुआ, 30 यहां हुआ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का था वो तो मैच ही कर रहा है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, बताओ भाई, बात समझ आई? हाँ, तो आप अपनी मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनिए, तब आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हाथ में आएगी, ठीक है? अब ये वाला सवाल तो आई थिंक हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आर डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर ए बी सी। हमें पता है वो वेक्टर फॉर्म हमसे पूछ रहा है, तो अब कई बच्चों को वेक्टर फॉर्म याद होनी चाहिए थी, नहीं तो डिराइव करना आना चाहिए था। हम लोगों ने निकाला था आई माइनस आर, दैट इज ट्वाइस ऑफ आई डॉट एन इंटू एन, राइट? तो आई कौन सा है? ए, ठीक है, ए माइनस ये कौन सा है? इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, हाँ, तो ये बी है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इंटू सी, ये हमारे पास आएगा। तो इन्होंने बोला है बी क्या होगा? बी इज ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इंटू सी, दैट इज बी। तो जरा देख लीजिए हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन दैट इज योर आंसर,
राइट, डी ऑप्शन हमारा आंसर यहां पर होगा। चलिए ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले ही डिराइव कर लिया है। सारे बच्चे जरा इसको देखना, तमीज से करना बेटा, तमीज से, ठीक है। अब तुम्हें स्टार्टिंग में ही कई बच्चों को ये रहेगा कि यार इसीलिए ऑप्टिक्स कठिन थी क्या? नहीं, तुम अगर वर्ड्स को ध्यान से पकड़ोगे तो हो जाएगा। यूनिट वेक्टर अलोंग अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। यूनिट वेक्टर आई कैप आपको या ऐसे दे रखा है, आई कैप आपको दे रखा है 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हाँ सर, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल एन कैप आपको दे रखा है बेटा, दैट इज हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 1/√2 हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप। अब इन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे आर कैप की बात बता दीजिए। सारे बच्चे देखो, जो बच्चे मैथ्स में थोड़े बहुत भी होंगे ना, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हम लोग, जरूरी नहीं है कि हम लोग अपना वेक्टर लॉज लगाएं, लेकिन मैं ये सोच लूं कि आई और एन के बीच का एंगल निकाल लें, वही एन और आर के बीच का भी एंगल होना चाहिए। तो आर को ये दे रखे तो चेक करना पड़ेगा। पहला मेथड, सारे बच्चे दिल बनाइएगा, सारे बच्चे दिल बनाइएगा। एक मेथड मैथमेटिकली अगर हम लोग सोचें तो ये भी हो सकता है, सर इन दोनों के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट करके इन दोनों के बीच का एंगल निकालूंगा। मैंने कहा निकाल सकता है, बट इट विल बी लेंदी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो ये निकालने के बाद फिर ये करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन एलिमिनेशन या चेक करके भी कर सकते हैं, बट इट विल बी क्वाइट लेंदी। हमें पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, फिर आर डॉट एन, आर की वैल्यू ये रखेंगे, फिर चेक करेंगे, आर की वैल्यू ये रख के चेक करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। एक तो तरीका ये भी है। अब जो बच्चे मैथ सोच पाते, करना अलग होता है, सोच पाते हैं, उनको अपने आप समझ आएगा यार ये तो बहुत लेंदी होगा, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, थीटा आएगा, और वो थीटा इनके बीच का एंगल नहीं है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, वो डिविएशन एंगल है। तो फिर पहले मैं आई निकालूंगा, फिर आर के 4 ऑप्शंस हैं, फिर मैं चेक करूंगा किसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो रहा है, वो आंसर होगा। तो दैट विल बी क्वाइट लेंदी। यस, तो हम लोग उससे हट करके अब बात कर रहे हैं दूसरा मेथड क्या है सर। मैंने कहा दूसरा मेथड ये है कि आई, एन और आर, इनको रिलेट करने के लिए वेक्टर फॉर्म था हमारे पास, अब यूज करना भी आना चाहिए ना। वेक्टर फॉर्म हमारे पास है, दैट इज आई कैप माइनस आर कैप, दैट इज ट्वाइस ऑफ आई डॉट एन इंटू एन कैप, यही है। तो आई वेक्टर तो हमें पता है बेटा 1/√3 हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है, माइनस आर कैप हमें चाहिए, दैट इज ट्वाइस ऑफ आई डॉट एन। बेटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो? हाँ सर, डॉट प्रोडक्ट करना तो हमारे पास क्या होता है सर, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, z को z से। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/√6 प्लस i में आ जाएगा और j में आ जाएगा 1/√6, हमारे पास 2/√6। अभी के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो सर ये आ जाएगा 2/√6, मैंने कहा राइट। और n कैप की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 1/√2 हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप। सारे बच्चे क्या आप लोग यहां तक पहुंच गए? तो एक बार दिल बना दीजिए। यस सर, बॉक्स प्रोडक्ट, सुजाता शर्मा ने बोला बॉक्स प्रोडक्ट हम लोग, यस। अब 4 बार बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करके देखना पड़ेगा। पहली बात आना भी चाहिए, कई बच्चों को बॉक्स प्रोडक्ट अभी नहीं पता है, लेकिन मैथमेटिक्स में आप लोगों को आई थिंक बॉक्स प्रोडक्ट, जब भी आपका वेक्टर्स होएगा तो आपको बॉक्स प्रोडक्ट बताया जाएगा। तो आप लोगों को वहां पर प्रॉपर्टीज पता लगने के बाद आपको 4 ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, तो वो काफी लेंदी है। क्यों ना, मेरे पास जब वेक्टर फॉर्म है तो मैं डायरेक्टली, मेरे को आई पता है, जरा नोटिस करना सर आपको कैसे पता लगा, यही लगाना है। मैंने कहा यार आई कैप दे रखा है, आई दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है, ये चीज पूछी गई तो क्यों ना मैं इसको यहां से सॉल्व कर लूं। तो आइए बेटा हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। 1/√3 हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हमारे पास माइनस आर कैप, जो हमें आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, √2 यहां पर आ जाएगा, √2 कट जाएगा, 2/√3 बच जाएगा हमारे पास, है ना। ये √2 और ये √2 हो गया, इसके अंदर एक √2 था तो √3 बचा, 2/√3 आई कैप प्लस जे कैप। हाँ सर, तो जरा देखना, आर को उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो 1/√3
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैंने कहा बिल्कुल, -2/√3 हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, दैट इज इक्वल टू आर कैप, जो हमें चाहिए था। तो सर एक्स में आ जाएगा -1/√3 आई कैप, वाई में आ जाएगा -1/√3 जे कैप, और के में आ जाएगा +1/√3 के कैप, दैट इज योर आर कैप। तो एक्स में नेगेटिव, वाई में नेगेटिव, जेड में पॉजिटिव, एक्स में नेगेटिव, वाई में नेगेटिव, जेड में पॉजिटिव, 1/√3, सी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। सी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। वेरी गुड, यस। हाँ, एक बच्चे ने बोला कि सर I इक्वल टू आर कर सकते हैं। अब देखो, अब आपको आंसर पता है ना, अब आपको यहां पर आंसर पता है ना, तो एंगल ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल निकालना और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, देखना आपको सेम मिलेगा। देखो अब हम लोग, जब कईयों को लगेगा सर हम तो ऑप्टिक्स कर रहे थे, कहां मैथ्स आ गई, यही 10वीं और 12वीं का यही डिफरेंस है। अभी तो ऑप्टिक्स स्टार्ट हुई है। और मैथमेटिकली दिमाग को लगाना, जिन बच्चों को बॉक्स प्रोडक्ट करना आता है, तो इस वाले वेक्टर का, ध्यान सुन मेरी बात, इस वाले वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट करके चेक करना, आपको 0 मिलेगा। मींस वॉल्यूम हमारे पास आएगा 0। आई क्रॉस एन डॉट सी डॉट आर, वो भी आपको 0 मिलेगा। एक तो ये आ जाएगा मेथड, लेकिन उस मेथड से करने के लिए बहुत सारों को चेक करना पड़ता, ठीक। दूसरा, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, तो दो वेक्टर पता है तो क्या मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल। दो वेक्टर पता है, क्या मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं? बिल्कुल। लेकिन डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे हो तो ये वाली गलती मत करना, ये एंगल नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। तो हमारे पास वो वाला मेथड भी लगा सकते हो। मैंने कहा इतना लेंदी क्यों जाऊं, मेरे पास आई पता है, एन पता है, आर पूछ रहा है, तो क्यों ना मैं अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दूं। यस। अब देखो कई बच्चे के सर बॉक्स प्रोडक्ट हमें पता नहीं, तो मत लगाना भाई यार, क्यों तंग कर रहे हो, ठीक है। जिन बच्चों को पता है मैं उनको बता रहा हूं कि भाई यहां पर हमारे पास करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सवाल ये करना, फिर बाकी आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे, बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, ये कराया ना तो इसी को कर। तेरे में थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर सर कोई एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो मैथमेटिकल है, बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दो, तो पिछली क्लास में भी तो बोला था, उस समय मतलब तू आया नहीं था, तू सीधे लेक्चर नंबर 2 में ज्वाइन करा है, और इस तरीके से तू सोच रहा है तेरी तैयारी हो जाएगी। भाई मैथ्स में आपका जब वेक्टर्स कराया जाएगा तो बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा, उसका मतलब होता है वॉल्यूम। बॉक्स प्रोडक्ट आपको बताता है किसी 3 वेक्टर से वॉल्यूम कितना बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड भी बोलते हैं। अगर 3 वेक्टर, हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे एक प्लेन में होते हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0। दैट मींस अगर मेरे को 3 वेक्टर पता है तो उनका वॉल्यूम 0 होगा। अब बात है 4 ऑप्शन चेक करता रहेगा क्या बॉक्स प्रोडक्ट? बता। तो वो काफी लेंदी प्रोसेस है, गलत नहीं है, लेंदी प्रोसेस है कि आप वॉल्यूम 0 कर करके चेक कर लीजिए कि भाई इस वेक्टर, इस वेक्टर, इस वेक्टर का वॉल्यूम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस वेक्टर, इस वेक्टर, इस वेक्टर का वॉल्यूम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका 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 वॉल्यूम 0 आ रहा है, या तो ये कर लीजिए। सर इसमें तो बहुत लेंदी होगा, मैंने कहा राइट, इसीलिए मैं वहां से नहीं जा रहा। लेकिन अगर किसी को पता लग गया कि ये और ये 3 वेक्टर हैं हमारे पास, तो इनका वॉल्यूम 0 होना चाहिए, तो A क्रॉस B करके डॉट प्रोडक्ट कर लेना, इसके साथ आंसर आपको 0 मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। अब जरा इस सवाल की बात करना। अब देखो ये सवाल आपको इरिटेट करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन तमीज से अगर करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल टू XY, मतलब मेरे पास जैसे x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, z एक्सिस, शीशा ऐसा है। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है ना, बोर्ड x एक्सिस है, y एक्सिस है, एंड अबव द मिरर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद वेलोसिटी। मान लेना हमारे पास ऐसे है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, यहां पर है आपका XY प्लेन में शीशा। बेटा घर जाकर के ना हर एक सवाल को जरा देखना कितना मैथमेटिकली, कितना अच्छा सवाल। ऑप्टिक्स बहुत इजी है, बट आप फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझ जाएं जब। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, इसके पास 5 आई कैप है। अब 3 डायमेंशन चल रहा है तो बना नहीं पाऊंगा यहां पर। 3 आई कैप माइनस 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 11 की कैप, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। इफ द मिरर इज ऑल्सो मूविंग, लो भाई मिरर भी चल रहा है, वो भी 3 डायमेंशन में, मतलब ऑब्जेक्ट भी कहीं 3 डायमेंशन में, शीशा भी कहीं 3 डायमेंशन में। अब
याद कर, हम लोगों ने एक तरीका कहा था कि भाई वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, सबका इंडिविजुअल इंपैक्ट देखो। याद आ रहा है? अब तू सोचे सर इसमें मैं क्या लगाऊं, इसमें अब कुछ नहीं लगा, 3 डायमेंशनल चल रही हैं चीजें। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, मिरर की भी वेलोसिटी एक्स वाई जेड तीनों में है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड इन द मिरर। यह सवाल और खतरनाक हो जाता जब रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो हमारे लिए आसान हो गया, एक बार इमेज की वेलोसिटी आ गई तो हम लोग किसी का भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी से भी कोई पंगा नहीं है। अब बात आ रही है वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकाले सर। मैंने कहा था सुपरपोजिशन, एक को रोक करके रखो, मिरर को रोक लेना। अब मेरे वर्ड को समझना, जैसे ये बोर्ड है, ये मेरे पास शीशा है, मेरे पास ये है ऑब्जेक्ट। एक्स एक्सिस किधर है सर, ये रही एक्स, ये रही वाई, ये रही जेड। मैं हिंट दे रहा हूं, जिसको खुद से करना है हिंट के साथ करना। शीशे को रोको, इमेज की वेलोसिटी बनानी स्टार्ट, ऑब्जेक्ट को चला चला करके इमेज की वेलोसिटी आई कैप जे कैप में लिखो। फिर ऑब्जेक्ट को रोको, शीशे को चला करके इमेज की वेलोसिटी पर निकालो, इंपैक्ट टोटल कर लो। मैंने अभी शीशे को रोक लिया है, ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 आई कैप, मतलब ये पेन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इमेज भी तो बनी होगी। सोचो जरा, शीशा रख करके इसको 5 आई कैप में ले जाओगे तो इमेज भी 5 आई कैप से चलेगी। हाँ, जब शीशे के पैरेलल ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज भी पैरेलल चलती है। सेम सर -3 जे कैप, शीशा ये है, -3 जे कैप मतलब सर वाई में नीचे जाने की बात हो रही है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो इमेज भी नीचे जाएगी। मैंने कहा हाँ, राइट सर। -11 के कैप, शीशा ये है, ऑब्जेक्ट ये है, -11 के कैप मतलब सर ये तो प्लस डायरेक्शन है, माइनस किधर होता है सर, इधर। अगर ऑब्जेक्ट शीशे के पास जाएगा, यहां गलती होती है, अगर ऑब्जेक्ट शीशे के पास जाएगा तो इमेज कहां जाएगी सर, वो भी शीशे के पास आएगी। याद कर, जब शीशा हमारे पास ऐसे है, अगर ये 11 की स्पीड से ऐसे जा रहा है तो इमेज भी तो 11 की स्पीड से आएगी। शीशा ये रहा -11 के कैप, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जेड के अलॉन्ग जा रहा है 11 से, तो इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही होगी सर +11 से। मैंने कहा हो गया, ऑब्जेक्ट का काम हो गया। अब ऑब्जेक्ट को रोक लेता हूं, शीशे को देखता हूं। शीशे के पास है 2 आई कैप, मैं अगर शीशे को इधर ले जाऊंगा तो क्या इमेज पर कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं सर। ऑब्जेक्ट ये रहा रुका हुआ है तो इमेज यहां होगी। मैंने कहा हाँ, अगर मैं शीशे को 2 आई कैप से ले जाऊंगा तो क्या इंपैक्ट आएगा? कोई इंपैक्ट नहीं है सर। ये रहा +j कैप, शीशे को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा, अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो सर इमेज यहां होगी, शीशे को ऊपर ले जाओगे तो सर इमेज पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, राइट। -3j कैप, ध्यान समझना, शीशे को अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में 3 से ले जाऊंगा तो इमेज पर कितना इंपैक्ट आएगा? 2 गुना। याद कर, जब शीशा परपेंडिकुलर चलता था ना अपने प्लेन के, तो अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर v है तो इमेज की वेलोसिटी 2v होती थी। ये चीज मैंने तेको बताई थी। ऑब्जेक्ट ये रहा, जरा समझ, शीशा ये रहा, इन्होंने बोला है मिरर इससे दूर की डायरेक्शन में जा रहा है। दूर क्यों? -3 के कैप किधर होगा भाई? नेगेटिव डायरेक्शन में z में। तो अगर ये 3 से जा रहा है, इधर 3 से जा रहा है तो इमेज भी तो दूर होएगी ना भाई, सेम डायरेक्शन में होता था। प्लीज कंसेप्ट को रिवाइज करके आया कर। ये अगर 3 से जा रहा है तो सर ये 6 से जा रहा होगा, सेम डायरेक्शन में। तो सर अगर शीशे को आप नेगेटिव डायरेक्शन में 3 से ले जाओगे तो इमेज नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी 2 गुनी स्पीड से जा रही होगी। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? दिल बना दो। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? दिल बना दो। टफ नहीं है देखने में। कई बच्चे कहें सर भाई रे ऑप्टिक टफ नहीं है, फंडामेंटल कंसेप्ट सोच लो बस। सर मिरर ऑब्जेक्ट वाज अबव द मिरर, अबव द मिरर मतलब कहने का मतलब सामने, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट ले ले तू भाई, फर्स्ट ऑक्टेंट। क्वाड्रेंट होता है 4 हिस्से, ऑक्टेंट होता है 8 हिस्से, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में है। ये बात समझ आ गई? बस अब हमारे पास आ जाएगा 5 आई कैप -3 जे कैप, और ये अगर आप देखेंगे +5 के कैप, राइट। वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई। अब आपसे कोई रिलेटिव वेलोसिटी पूछ लेता तो कोई दिक्कत वाली बात कहां है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बता दो तो मैं कहता भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लो भाई,
कोई बोलता वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बता दो, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर करके मैं अपना सवाल सॉल्व कर लेता। यस, हाँ या ना? दो जगह दिक्कत आएगी मेरे को पता है, एक यहां वाले पर दिक्कत आएगी, प्लीज थ्योरी को रिवाइज कर, और एक यहां दिक्कत आएगी, प्लीज थ्योरी को रिवाइज कर। हो गया सवाल। रिलेटिव वेलोसिटी अगर ऑप्शन होता तो क्या घबराना है भाई, आई कैप जी कैप में आ गया वी आई माइनस वी ओ, बस ये पता है, ये पता है, बस रिलेटिव वेलोसिटी करने में क्या दिक्कत है, राइट? अब आपको यहां पर दो सवाल यहां होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, और हाँ, अगर मैं इस मिरर को यहां पर 3 डिग्री से रोटेट करता हूं, ठीक है, तो इमेज हमारे पास, इमेज ऑफ सोर्स मूव्स बाय, इमेज ऑफ सोर्स मूव्स बाय हाउ मच लेंथ, अलोंग वाई। चलिए भाई, ये आपको ट्राई करना है कि अगर मैंने शीशे को 3 डिग्री से घुमाया है, ये सोर्स है, 2 मीटर का डिस्टेंस था हमारे पास, अगर यहां पे एक शीशा है, अगर मैं इसको 3 डिग्री से यहां पर घुमाऊंगा तो वाई डिस्टेंस में हमारे पास इमेज कितना चलेगी, आपको ये बताना है, ठीक है? और 2-3 सवाल और है, वो करके आइएगा, फिर नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला सवाल एक रह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, बट शुड बी द एंगल रिट्रैक्ट्स, वेरी गुड। अब देखना सर, ये नहीं समझ आया रिट्रैक्ट कैसे कराना है, वो अब कल की क्लास में देखो, कितनी छोटी छोटी बात ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका खराब करेगी, ठीक है? तो कल की क्लास में फील्ड ऑफ व्यू और नंबर ऑफ इमेजेस को हम लोग खत्म कर लेंगे, प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा, फिर जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स। ये भी आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा वैसे तो, ठीक है? स्फेरिकल मिरर्स भी आपने, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ। 6 तो डिग्री आएगा बेटा। अब देखते हैं कैसे, कल रायता फैलाओगे, सॉरी बुलवाऊंगा। उन्होंने एंगल नहीं पूछा है, उन्होंने कुछ और चीज पूछी है, जो चीज पूछी है उसको निकाल करके लाना कल, ठीक है? यस। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंसेप्ट बहुत प्रिसाइज है, बस उनको तरीके से यूज करना है। मैथमेटिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है भाई, पूरी ज्योमेट्री का खेल है हमारे पास। तो आप बेसिक चीजों को अगर समझ पा रहे हैं मैथ्स की, तो आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा भाई यहां पे सब चीजें आ सकती थी, सब चीजें, ठीक है? यस। अब जैसे सर लॉज ऑफ मोशन भी डाल दो, मैंने कहा ये ले एक ऐसा सवाल भी, ये भी करके आना जरा। एक मान लो कि हमारे पास एक एम मास है, यहां पर हमारे पास एक पुली है, यहां पर आपका एक एम मास है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है? हमारे पास ये ए है, ये बी है, ठीक है? फाइंड एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ हमारे पास इमेज विद रिस्पेक्ट टू ए। ये भी जरा ट्राई करके आना, ठीक है? चलिए, ये भी एक बार ट्राई करके आना। तो सारी चीजें आपकी बनाई जा सकती हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अभी आगे चल के पुली वुली सवाल, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, बहुत मजेदार है ये चैप्टर, ठीक है? रिवाइज करते रहना, बहुत छोटी छोटी चीजें चाहिए, बिलीव मी। जब ऑप्टिक्स खत्म होगा तुम्हारे पास मुश्किल से 50-60 मेन पॉइंट्स होंगे, कोई रटने की चीज नहीं है। मेन पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए, आप सही में खुद ही बोलोगे यार ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत ना, हमें ज्योमेट्री चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत फंडामेंटल है, ठीक है? मजा आया आप लोगों को पढ़ा करके? प्लीज जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे स्लाइड में, प्लीज एक बार ट्राई करना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक बार ट्राई करके आइएगा। कल फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, कल प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा, ठीक है? देन वी विल गो इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोग जाइए अपना रिवीजन करिए और अपने एग्जाम्स को अच्छे से देकर के आइए, ठीक है? लव यू ऑल। तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।